सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण रस कि किस प्रकार रस की उत्पत्ति हुई, रस का क्या परिचय है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार रस की परिभाषाएं कि रस की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और रस के अंग कौन कौन से होते हैं। सर्वप्रथम रस निरूपण कि रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार रस का हम इसका वो देखेंगे कि किस प्रकार रस की उत्पत्ति हुई, कहाँ से रस आया। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने रस को विशेष महत्व दिया है। रस में भी उनका ध्यान विशेष रूप से श्रृंगार रस पर केंद्रित रहा। देव कवि ने तो स्पष्ट रूप से श्रृंगार को वाणी का श्रृंगार यानी श्रृंगार रस को वाणी का यानी बातों का वाणी का बोलचाल का सार बताया है। श्रृंगार के वर्णन में नायक नायिका का उल्लेख स्वाभाविक है, इसलिए हिंदी के आचार्यों ने नायक नायिका भेद कथन में अपनी शक्ति का अपव्यय किया। रीतिकाल के जो कवि हैं उसमें उन्होंने वो राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, उनकी प्रशस्तियां लिखा करते थे। तो नायक नायिका राजा रानी वहाँ के आसपास के जो वो है उनके उसका वर्णन वो करते थे, तो रस के माध्यम से ही करते थे। राजाओं के आश्रय में रहते हुए यह स्वाभाविक था कि राजाओं की अभिरुचि के अनुकूल काव्य रचना उनकी व्यवस्था थी। यानी जो काव्य राजा को पसंद है, राजा की अभिरुचि के अनुकूल। अगर राजा श्रृंगार रस की कविताएं सुनना पसंद करता था तो उनके आश्रयदाता जो कवि थे उनको श्रृंगार रस की ही कविताएं उनको सुनानी पड़ती थी उनके मनोरंजन के लिए, है ना। धीरे धीरे श्रृंगार निरूपण और नायक नायिका भेद कथन की रुचि बन गई। क्या बन गई? रूढ़ी बन गई है कि अरे आपको श्रृंगार रस की नायक नायिका भेद की ही कविताएं उन्हें सुनानी है। इसी प्रकार का काव्य उनके मनोरंजन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर क्या है लक्ष्य? रीतिकालीन आचार्यों द्वारा निरूपित श्रृंगार का वर्णन नहीं, संक्षेप में रस के हम स्वरूप, अवयव, भेद आदि का परिचय अध्ययन करेंगे। रस क्या है? वस्तुतः काव्य को पढ़कर या सुनकर, पढ़कर भी सुनकर भी, नाटक को देखकर, हम किसी नाटक को देखते हैं, हमने कोई काव्य पढ़ा, कहाँ काव्य कविता पढ़ी, उस कविता को पढ़कर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति हुई वही रस है। सीधे शब्दों में सहृदय श्रोता पाठक या सामाजिक चित्त में जो लोकोत्तर आनंद उत्पन्न होता है, कविता को पढ़कर, रचना को पढ़कर, नाटक को देखकर या नाटक को पढ़कर जो मन में पाठक या सामाजिक पाठक वही है जो उसका अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है, उसके चित्त यानी उसके मन में जिस आनंद की उत्पत्ति हुई वही आनंद रस है। इस रस की निष्पत्ति के लिए भरत मुनि ने जो सूत्र दिया है, विभानुभाव व्यभिचार संयोगाद निष्पत्ति, यह आचार्य भरत मुनि का सूत्र है। वो कहते हैं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाग के संयोग से रस की उत्पत्ति हुई है। और विभाव अनुभाव ये क्या है, इन सभी का अध्ययन हम करेंगे। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति यानी उसकी उत्पत्ति होती है। रस संप्रदाय, हमने रस की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा कि रस की उत्पत्ति कैसे हुई। किसी नाटक को, काव्य को पढ़कर, सुनकर रोमांचित होना, मन में जो भाव जागृत होते हैं, जो उदित होते हैं भाव सोए हुए, वही रस है। जिस आनंद की अनुभूति हम करते हैं वही आनंद रस है। रस संप्रदाय में संस्कृत काव्य शास्त्र की सर्वाधिक प्राचीन जो संप्रदाय है वो रस संप्रदाय है। जनश्रुति के अनुसार रस के प्रथम निरूपणकर्ता के तौर पर नंदिकेश्वर का नाम मिलता है, किंतु सामग्री के आधार पर आचार्य भरतमुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न बनता है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक तो आचार्य भरतमुनि का ही नाम वहां पर आएगा।
संस्कृत के प्राय सभी प्रख्यात आचार्यों ने रस पर चिंतन किया, जिससे रस सिद्धांत अधिकाधिक पुष्ट होता गया। रस का जो सामान्य अर्थ है वो पदार्थ आदि के रस से लिया जाता है, वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ। किंतु काव्यशास्त्र में इसे काव्यानंद के अर्थ में समझा जाता है। काव्यानंद, काव्य को पढ़कर जिस आनंद की प्राप्ति हो, काव्यानंद। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद, जो प्राप्त होने वाला आनंद है, वही रस कहलाता है। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ आस्वाद है। आस्वाद है नहीं, हमने जैसे कोई वस्तु, कोई चीज हमने खाने की अपनी जीभ पर रखी, उसका स्वाद लिया, तो किसी का स्वाद नमकीन होता है, किसी का मीठा, किसी का कड़वा, किसी का तीखा। हर खाद्य सामग्री का जो टेस्ट है सबका अलग अलग होता है, एक सा तो नहीं होता कि सभी चीजें मीठी ही हैं, है ना। तो इसी प्रकार काव्य भी है। कोई काव्य वीर रस से उत्साह, वीर रसपूर्ण रचनाएं हैं, कोई श्रृंगार रस पर, यानी हर एक रचना का, हर एक काव्य का अपना अपना अलग अलग रस है ना। रस्यते आस्ताद्य इति रसा। विभिन्न आचार्यों द्वारा रस निरूपण। आचार्यों ने रस के बारे में अपनी अपनी बातें कही हैं, अपने तथ्य दी हैं, अपनी परिभाषाएं दी हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन नाट्य शास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्याय में किया है, यानी छठवें और सातवें अध्याय में किया है। तो प्रश्न बनता है कि आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन किस अध्याय में किया है अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में? तो षष्ठ यानी छठवें और सप्तम यानी सातवें अध्याय में किया है। उनके अनुसार जो परिभाषा है वो विभानुभाव आचार्य संयोगादृश निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव, व्यवचारी भाव यानी संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भामह ने परिभाषा दी है। भामह ने काव्य रस की बात की, अलंकारवादी आचार्य होने के कारण रस को अलंकार और विभाव को रस माना है। आचार्य भामह अलंकारवादी हैं, इन्होंने अलंकार और विभाव को रस माना है। दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है, यानी वीर, ओज, माधुर्य जो गुण होते हैं कविता में, तो कहते हैं माधुर्य गुण है वही रस है। इन्होंने रस की सत्ता को ग्राम्य दोष से के परिहार में ही माना है। दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय बनाता है। आचार्य दंडी कहते हैं कि सभी अलंकारों का ध्येय यानी उसका जो लक्ष्य है, ध्येय है, काव्य को क्या करना है? रसमय बनाना है। अलंकार जिस प्रकार एक स्त्री के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कविता को अलंकारों की आवश्यकता होती है। अलंकार कविता की क्या है? रस, छंद, तुक, लय, ये सब क्या है? कविता के अलंकार है, उसको शोभा प्रदान करते हैं। तो वही क्या है? कविता को रसमय बनाते हैं। जिस रुद्रट जी कहते हैं कि रुद्रट ने अलंकारवादी होते हुए भी रस को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर बल दिया है। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार रस की जो परिभाषा है, आनंदवर्धन ने रस को केंद्र बिंदु मानते हुए समस्त काव्य तत्वों को महत्व माना है। ये रस को सर्वाधिक महत्व देने वाले आचार्य थे। कौन? आनंदवर्धन। मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद, असंख्य क्रम, व्यंग्य ध्वनि के स्थान दिया है। इन्होंने ही काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम भी स्वीकार किया है और रस की परिभाषा दी है इन्होंने। व्यक्ति सतैर्भावद्यो स्थायी भाव रस स्मृत। जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव कहाँ होते हैं? व्यक्ति के मन में विद्यमान होते हैं। उन भावों को जो कविता या काव्य जागृत कर दे, उनको पढ़कर, उनको सुनकर, वही क्या है? अमृत है, वही रस के समान है। आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय है। इन्होंने अपने औचित्य की स्थापना रस
को आधार मानकर ही की है। विश्वनाथ ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है, विभावे नानुभावेन व्यक्तम संचारिणी तथा रसमातेर इत्यादि स्थायी भाव सचिताम। वो कहते हैं कि स्थायी भाव को जागृत कर दे कविता, और जो भाव सुप्तावस्था में होते हैं उनको जागृत अवस्था में कर दे जो काव्य को पढ़कर, तो वही क्या है, रस है। भोजराज कृत श्रृंगार प्रकाश, आचार्य भोजराज की रचना है श्रृंगार प्रकाश। विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण। भानुदत्त की रचना है रस तरंगिनी, और पंडित राज जगन्नाथ कृत रस गंगाधर में रस सिद्धांत की दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। ये सभी क्या है, चारों ग्रंथ भोजराज कृत श्रृंगार प्रकाश, विश्वनाथ की है साहित्य दर्पण, और भानुदत्त की रचना है रसमंजरी, और जगन्नाथ दास की है रस गंगाधर। तो ये चारों रचना है रस सिद्धांत की दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ है। तो ये पूछा जाता है प्रश्न, कभी कभी इस प्रकार भी आता है, ग्रंथ दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि रस सिद्धांत से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो इसमें भोजराज कृत श्रृंगार प्रकाश, साहित्य दर्पण भी रस सिद्धांत से संबंधित है, रस तरंगिनी और रस गंगाधर, ये चारों ही ग्रंथ रस सिद्धांत की दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। अब रस के जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं प्रमुख, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या है? रस के भेद के साथ इसके भेदों की चर्चा हम आगे के सत्रों में करेंगे। विभाव आलम्बन और उद्दीपन, अनुभाव कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। संचारी भावों की संख्या 33 है, जिसमें सात्विक अनुभाव कौन से हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। कायिक शरीर के द्वारा, वाचिक बातों के द्वारा, आहार यानी स्पष्ट करके, और सात्विक जो ये सभी दिए हुए हैं। तो रस के जो अंग हैं, मेन रूप से रस के जो अंग हैं वो 4 हैं। स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। स्थायी भाव व्यक्ति के मन में विद्यमान रहते हैं। विभाव किस को देखकर वो स्थायी भाव जागृत हुए। अनुभाव कि क्या प्रक्रियाएं की गई, किस प्रकार का वर्णन हुआ, शरीर के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, मन के द्वारा उसने किस प्रकार का अनुभव किया या किस प्रकार की चेष्टाएं की, तो वो सभी अनुभाव के अंतर्गत आ जाती हैं। और संचारी भावों की संख्या है वो 33 है, वो व्यक्ति के मन में विद्यमान रहते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। हम रस के संपूर्ण अध्ययन करेंगे, इसके विभाव, स्थायी भावों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।